पंजाब के एक छोटे और शांत गांव रोशनपुर की रहने वाली एक लड़की थी। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, बहती नदियों और मीठे पानी के कुओं के लिए मशहूर था। वह गांव की सबसे खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। उसकी खूबसूरती चांद की तरह थी जो हर रात अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में जगमगाता है। उसके लंबे काले बाल कमर तक जाते थे और जब वे हवा में लहराते तो ऐसा लगता था जैसे रात का अंधेरा दिन के उजाले में नाच रहा हो। उसकी बड़ी काली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सच्चाई और निडरता को दर्शाती थी। गांव की औरतें और लड़कियां उसकी बेपनाह खूबसूरती से जलती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उनके पतियों और मंगेतरों को अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन वे यमिनी के अंदर छिपी हुई मजबूती और चरित्र की दृढ़ता से अनजान थीं। यमिनी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा थी जो निडरता और स्वाभिमान से भरी हुई थी। उसके पिता, जिनका नाम चौधरी राघव था, ने उसकी परवरिश बेटों की तरह की थी। उन्होंने उसे न केवल खेती-बाड़ी और जानवरों की देखभाल करना सिखाया था, बल्कि उसे घुड़सवारी, तलवार चलाना और जरूरत पड़ने पर अपना बचाव करना भी सिखाया था। यमिनी अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के नाते उसे घर में हर तरह की आजादी और प्यार मिला था, लेकिन इस आजादी की भी कुछ सीमाएं थीं। उसके पिता ने उसे यह भी सिखाया था कि एक गरीब लड़की के लिए इस दुनिया में इज्जत और सुरक्षा पाना कितना मुश्किल है। वे अक्सर कहते थे, यमिनी, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी कमजोरी भी। इसे बचाकर रखना, क्योंकि शिकारी हमेशा खूबसूरत हिरण का पीछा करते हैं। एक दिन यमिनी अपने पिता के सबसे अच्छे और प्रशिक्षित घोड़े बिजली पर सवार होकर खेतों की सैर पर निकली। बिजली काले रंग का एक ताकतवर घोड़ा था जो यमिनी के इशारों पर चलता था। यमिनी ने किसानों को खेतों में काम करते हुए देखा और उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी अचानक गांव के एक सुनसान रास्ते पर बिजली के सामने एक चमकदार काले रंग की कार आकर रुक गई। यह कार उस गांव के जमींदार की नहीं थी, बल्कि किसी बाहर के अमीर शख्स की लग रही थी। कार से एक हट्टा-कट्टा नौकर नीचे उतरा, जिसका नाम गुलाब था और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने तिरस्कार से यमिनी को देखा और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अरे लड़की, उसने एक ऊंचे और धमकी भरे लहजे में कहा, अपनी घोड़ी पीछे कर ले या फिर इस गड्ढे में उतार दे। सरकार की गाड़ी के आगे से हट जा। यमिनी को उसकी धमकी भरी भाषा पर गुस्सा आ गया। वह एक निडर और आत्मनिर्भर लड़की थी जो किसी के सामने झुकना नहीं जानती थी। उसने कहा, अपने सरकार से कहो कि वे पीछे हो जाए। मैं अपनी घोड़ी गड्ढे में नहीं उतारूंगी, इसीलिए तुम ही अपनी गाड़ी पीछे कर लो। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो नौकर के अहंकार को हिलाने के लिए काफी थी। नौकर की बात का कोई असर नहीं हुआ तो कार का दरवाजा खुला और एक शानदार कपड़े पहने हुए शख्स बाहर आया। यह विक्रम सिंह था, जो गांव के जमींदार का दोस्त और एक मशहूर ठाकुर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक तपिश थी। उसने यमिनी को सिर से पैर तक देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने नौकर को रोकते हुए कहा, तुम चुप रहो, इस लड़की को गुजरने दो, गाड़ी साइड पर कर दो। यह कहते हुए वह मुस्कुराया और अपनी मूंछों पर ताव देकर खड़ा हो गया। वह यमिनी के साहसी लहजे और निडर व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुका था। यमिनी ने उसे तिरस्कार से देखा और अपनी घोड़ी बिजली को एड़ी लगाई और तेजी से वहां से निकल गई। विक्रम सिंह बहुत देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ यमिनी का चेहरा और उसकी बहादुरी का प्रतिबिंब था। कुछ दिन गुजर गए और यमिनी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह जहां भी जाती, विक्रम सिंह उसे दिखाई देता। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसके पिता ने उसे बहादुरी सिखाई थी, मगर वे ये भूल गए थे कि एक गरीब की बेटी की इज्जत अमीर जादों की गंदी नजरों से सुरक्षित रहना कितना मुश्किल है। विक्रम की आंखों में एक ऐसी भूख और तपिश थी जो उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। एक दिन जब वह खेतों की तरफ जा रही थी, विक्रम ने उसे रोककर उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है, ऐ खूबसूरत परी? उसने नरमी से पूछा। यमिनी को उसकी आवाज में छिपी हुई खतरनाकता महसूस हुई और वह जल्दी से वहां से भाग निकली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। वह अपने घर की तरफ भागी और जब वह घर पहुंची तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी और उसके दिल में डर समा चुका था। वह अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उस रात वह सो नहीं पाई और डर ने उसे जकड़ रखा था। सुबह भी उसका डर खत्म नहीं हो सका। शाम होने लगी और अंधेरा फैलने लगा। उसकी माँ ने अचानक उससे कहा, खेत से जाकर प्याज तोड़ ला और धनिया भी लाना है, सब्जी बनानी है।
माँ का हुक्म सुनकर यमिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, अब तो बहुत देर हो गई है, सुबह क्यों नहीं कहा? उसने डरते हुए पूछा। मगर माँ ने उसे डांटा। कोई देर नहीं हुई। दिन भर तो हर जगह घूमती फिरती है और अब तुझे मौत आ रही है। मजबूरन यमिनी ने टोकरी उठाई और डरते डरते बाहर निकली। वह जानती थी कि उसकी माँ की बात भी ठीक थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका डर महज एक डर नहीं था। जब वह खेत में सब्जी तोड़ रही थी तो वह लगातार इधर उधर देख रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसी समय उसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। उसने चौंक कर सिर उठाया तो सामने वही शख्स घोड़े पर सवार खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यमिनी के हाथ से टोकरी छूट गई और वह भागने लगी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। वह उसका पीछा करता रहा और यमिनी गिरती पड़ती वहां से भाग रही थी। अचानक वह अपने घोड़े को एड़ी लगाकर उसके पास पहुंचा और उसे उठाकर अपने घोड़े पर डाल लिया। उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया ताकि उसकी चीखें कोई न सुन सके। विक्रम का अपहरण और शादी पर मजबूर करना काफी दूर जाने के बाद सड़क पर एक जीप खड़ी थी। विक्रम ने यमिनी को उतारा और जबरदस्ती जीप में बिठाकर दरवाजा लॉक कर दिया। उसने अपने नौकर को घोड़ा वापस ले जाने का कहा और जीप को तेजी से भगाने लगा। यमिनी ने बहुत शोर मचाया तो उसने उसके मुंह पर दुपट्टा बांध दिया और हाथ पहले ही बांध चुका था। सारी रात वे सफर करते रहे। सुबह होने से पहले वे एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुक गए। चौकीदार ने गेट खोला और जीप अंदर चली गई। उसने यमिनी को खींचकर उतारा। उसने विरोध किया, मगर वह आजाद न हो सकी। विक्रम उसे एक बड़े से कमरे में ले गया जहां बहुत से लोग बैठे थे। उसने यमिनी को कुछ औरतों के हवाले किया और कहा, इसे तैयार कर दो। यमिनी चीखती और चिल्लाती रही, मगर वे औरतें उसे खींचकर अंदर ले गईं। एक औरत ने उसे कहा, बेटी, हमारी बात मान लो। ठाकुर साहब आपसे विवाह करना चाहते हैं। यमिनी ने चिल्लाकर कहा, मैं इस घटिया इंसान से विवाह नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद 4 ताकतवर औरतों में से एक ने उसे समझाया, बेटी, अगर आपने इनसे विवाह नहीं किया तो वे आपको अपनी दासी बनाकर रखेंगे। इससे बेहतर है कि आप किस्मत का लिखा समझकर इसे स्वीकार कर लें और इज्जत की जिंदगी गुजारें। उसकी बातें सुनकर यमिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि अब वह आजाद नहीं हो सकती। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर उसने विवाह नहीं किया तो वह उसे तब भी नहीं छोड़ेगा और उसका इज्जत का दाग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में उसने विवाह के लिए हाँ भर दी। एक ही दिन में उसकी दुनिया उलट गई थी। वह अपने माँ बाप के बारे में सोचकर बहुत परेशान थी। वे कितना रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे उसकी गुमशुदगी का पता चलने पर। वह रोती रही और विक्रम सिंह, जो अब उसका पति बन चुका था, उसे उसकी मर्जी के बिना अपना मालिक समझने लगा था। अब यमिनी छोटी ठकुराइन बन चुकी थी और हवेली में सब उसकी इज्जत करते और उसका हर हुक्म मानते थे। विक्रम का कहना था कि उसने पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे दिया था और उसके बिना वह रहने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यमिनी उससे सख्त नफरत करती थी। उसने कभी भी विक्रम की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया और हमेशा उसे ठुकराती रही। लेकिन वह भी उसका ऐसा दीवाना हो चुका था कि उसे यमिनी की बेरुखी का कोई गिला न था। वह उस हवेली में मालकिन होते हुए भी एक कैदी थी। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, मगर चारों तरफ खूंखार कुत्ते और चौकीदार खड़े रहते थे। विक्रम सिंह का एक खास नौकर, जिसका नाम गोपाल था, उसे अजीब नजरों से देखता था। एक दिन यमिनी ने उसे अकेले में कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मुझे यहां से भागने में मदद करो। सब कुछ उसके हाथ में था। सारे नौकर उसके मातहत थे, लेकिन उसने इनकार में गर्दन हिलाई। नहीं बेटी जी, यह गद्दारी है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मालकिन हैं, इसलिए मैं आपका राज ही रखूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। हवेली में एक और औरत भी थी, जिसका नाम राधिका था। वह विक्रम सिंह की पहली पत्नी थी। वह किसी बड़े जमींदार की बेटी थी और सोने से लदी हुई थी। वह बांझ थी, इसलिए वह यमिनी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब यमिनी ने पलटकर उसकी एक बात का जवाब दिया तो राधिका ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने कहा, तुम जैसी गरीब मेरी बराबरी करना चाहती हो? तुम जैसी लड़कियों को ठाकुर लोग अपनी कुछ समय की खुशी के तौर पर हवेली लाते हैं और जब दिल भर जाता है तो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। यह सुनकर यमिनी सुन्न हो गई। उसकी जहरीली बातें उसके दिल में उतर गईं। वह उस दिन बहुत रोई
और उसे विक्रम से बहुत नफरत हो रही थी। जब किसी नौकरानी ने यह बात विक्रम को बताई तो वह गुस्से में आ गया और उसने राधिका को बुरा भला कहा, यमिनी मेरी मोहब्बत है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी बातों से यमिनी को और भी तकलीफ होने लगी। वह जिद्दी थी और उसे इस शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती थी जो उसे जबरदस्ती उठाकर लाया था। काश वह उसके पिता से उसका हाथ मांगता। उन्हीं दिनों यमिनी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी उसके लिए। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वह बच्चा गिर जाए। उसने पानी की बाल्टियों से पूरा आंगन धो डाला, घुड़सवारी की, मगर गर्भपात नहीं हुआ। उसने फिर राधिका से मदद मांगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हैसियत में कोई फर्क न आए तो मुझे गर्भपात की दवाई लाकर दो, क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। अगर मैंने इस हवेली को वारिस दिया तो वह इस घर का मालिक होगा और मैं उसकी मां, जबकि तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की भी न रहेगी। यमिनी की बात सुनकर राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। 2 दिन बाद उसने उसे दवाई लाकर दी और यमिनी ने उसी समय वह दवाई ले ली। दूसरी सुबह वह दर्द से बेहाल थी और उसकी चीखों से कमरा गूंजने लगा। विक्रम ने जल्दी से हकीम को बुलाया तो उसने बताया कि यमिनी का गर्भपात हो गया है। विक्रम बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे औलाद होने वाली थी और उसकी जानकारी के बिना ही वह खत्म भी हो गया था। शाम को ही जलन के मारे राधिका ने विक्रम को बता दिया कि यमिनी ने खुद बच्चा गिराया है। यह सुनकर विक्रम आपे से बाहर हो गया। उसने यमिनी के बाल पकड़कर पूछा, क्या यह सच कहती है? यमिनी ने भी ढीठ बनकर कह दिया, हाँ, यह सच कहती है। मुझे तुम्हारी औलाद पैदा नहीं करनी। विक्रम का जो रूप था वह भयानक था। उसने कमरा बंद करके उसे कोड़े से मारना शुरू कर दिया। हर तरह की गालियां दीं और यमिनी चुपचाप मार खाती रही। उस रात वह मार खाकर भी खुश थी, क्योंकि उसे उसकी मार दर्द नहीं दे रही थी जितना उसकी नजदीकी दे रही थी। बता, ऐसा क्यों किया तूने? रात भर उसने पूछा। क्योंकि मैं तुझसे आज भी नफरत करती हूं। आखिर में मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थूका। बेशर्म, तुझे इज्जत रास न आई? उसने गुस्से में आकर उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया और 3 बार अलगाव कहकर कमरे से निकल गया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। यमिनी का पहले ही दर्द से बुरा हाल था और विक्रम सिंह की मार ने उसे अधमरा कर दिया था, लेकिन उसके आखिरी शब्दों ने उसे जिंदगी दे दी थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई वह उसे इस जबरदस्ती के बंधन से आजाद कर गया है? वह बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी भी उसे नसीब न हुई। 2 दिन बाद विक्रम उसके लिए खाना लाया और उसने यमिनी के जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया। यमिनी ने उसे खुद से दूर रहने को कहा। भूल गए? तुम तो मुझे अलगाव दे चुके हो। विक्रम उसके कदमों में बैठ गया और कहा, यमिनी, मुझे माफ कर दो। यमिनी ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे अलगाव दे चुके हो। वह चुप हो गया। अब वह रोज उसके लिए खाना लाता, मगर ज्यादा देर बैठता नहीं था। उसने उसे कमरे में कैद कर रखा था। यमिनी सिर्फ अपनी प्रतीक्षा, अलगाव के बाद का समय गुजरने का इंतजार कर रही थी। जिस दिन उसकी प्रतीक्षा खत्म हुई, उसने विक्रम से कहा, मुझे जाने दो। मगर यह उसकी भूल थी। विक्रम आया और कहा, मैंने अपने खास नौकर गोपाल से बात कर ली है। वह तुमसे विवाह कर लेगा और दूसरे दिन तुम्हें अलगाव दे देगा और फिर प्रतीक्षा गुजरने के बाद हम विवाह कर लेंगे। उसने जैसे यमिनी के ऊपर बम फोड़ा हो। वह जो यहां से निकलने के सपने देख रही थी और वह उसे फिर से कैद करना चाहता था। वह अपनी बात कहकर चला गया और यमिनी सारी रात आग पर लौटती रही। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि गोपाल से विवाह उसकी मुक्ति का जरिया बन सकती है। वह जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरे दिन वह उसे एक पंडित के सामने बिठाकर आया जिसने उनकी शादी करवाई। अब विक्रम दिल पर पत्थर रखकर उसे गोपाल के हवाले कर गया था। यमिनी जो कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, गोपाल के प्यार भरे लहजे पर हैरान रह गई। उसने कहा, मैं पहले दिन से ही आप पर फिदा हो गया था जब ठाकुर साहब आपको यहां लाए थे। लेकिन मैं चुप था, गुलाम था ना। लेकिन मैंने सोचा भी न था कि कभी आप मेरी दुल्हन बन सकती हैं।
यमिनी ने देखा कि गोपाल उससे प्यार करता है तो उसने उससे कहा, गोपाल, मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी बनना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम मुझे फिर से विक्रम के हवाले कर दो। वह हैरान रह गया। हाँ गोपाल। यमिनी ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, देखो जरा, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? यमिनी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किसी तरह से विक्रम को रास्ते से हटाना होगा। गोपाल गहरी सोच में था और कुछ देर बाद वह उसकी हर बात मान चुका था। उसने वादा किया कि वह उसे विक्रम के हवाले नहीं करेगा। सुबह होते ही विक्रम ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। यमिनी ने दरवाजा खोला। वह खड़ा उसे अजीब नजर से देख रहा था। गोपाल कहाँ है? उसने बेरुखी से पूछा। यमिनी ने झूठ बोला, ठाकुर साहब वापस चले गए। वह जानती थी कि वह गोपाल को क्यों ढूंढ रहा था, ताकि वह उसे अलगाव दे दे। विक्रम के जाते ही गोपाल चुपके से बाहर निकला और रात को ही वह एक खतरनाक किस्म का जहर अपने एक दोस्त के जरिए मंगवा चुका था। वह जल्दी से हवेली के किचन में गया और विक्रम के लिए नाश्ता मांगा। गोपाल ने नाश्ते में वह जहर मिला दिया और नाश्ता विक्रम की बैठक की तरफ ले गया, जहां वह गोपाल का इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू बदतमीज? उसे देखकर वह चिल्लाया। सरकार, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। यह लीजिए सरकार, खा लीजिए। वह खुशामद करता हुआ बोला, मैंने तुझे जो कहा था वह काम कर दिया? वह अलगाव के बारे में पूछने लगा। जी सरकार, करने ही लगा था कि मालकिन ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो उनके लिए आपसे दवाई लेने आया था, उसने बहाना बनाया। विक्रम परेशान तो हुआ, पर उसने गोपाल के जोर देने पर नाश्ता खत्म कर लिया और वहां से चला आया। आधे घंटे बाद ही सबको खबर मिल गई कि विक्रम अपनी बैठक में बेहोश पड़ा है। हवेली में मातम छा गया था। इसी का फायदा उठाकर यमिनी गोपाल के कमरे से निकलकर बैठक में पहुंच गई, जहां राधिका रो रही थी, क्योंकि हकीम ने बताया था कि ठाकुर साहब अब इस दुनिया में नहीं है। राधिका ने यमिनी को देखा तो उसकी छोटी पकड़कर उसे खींचा और एक नौकरानी को कहा कि इसे बाहर निकाल दो। नौकरानी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाला और यमिनी तो यही चाहती थी। उसने गेट से बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा का शुद्ध झोंका उसे नई जिंदगी की खबर दे रहा था। कुछ दूर चलकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां लोगों का हुजूम जमा था। विक्रम आज अपनी सभी चालों सहित खत्म हो चुका था और यमिनी आजाद हो चुकी थी। गोपाल सवारी लेकर गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। यमिनी चाहती तो विक्रम को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वह उसके जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से उसने उसकी हर मोहब्बत को ठुकराया था और उसके बदले गोपाल की पत्नी बनना स्वीकार किया था, क्योंकि गोपाल ने उसे उससे आज़ादी दिलाई थी। वह गोपाल के साथ जिंदगी गुजारने का वादा कर चुकी थी। अब उसे उसकी होकर रहना था। उसकी सारी वफाएं अब उसकी थीं। वह खुशी से तेज तेज कदम उठाती गोपाल की तरफ जाने लगी। यमिनी का दिल खुशी से धड़क रहा था, क्योंकि वह आज आजाद हो चुकी थी। गोपाल, जो गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। यमिनी के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। उसने गोपाल के पास पहुंचकर कहा, गोपाल, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। गोपाल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। यमिनी बेटी, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके काम आ सका और आपने मुझे अपना हमसफर चुना। वे दोनों एक तांगे में बैठकर रोशनपुर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में यमिनी ने गोपाल को बताया कि विक्रम ने किस तरह उसे और उसके घर वालों को मजबूर करके विवाह करवाया था। गोपाल ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना और उससे वादा किया कि वह अब उसकी इज्जत और सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखेगा। रोशनपुर पहुंचते ही वे दोनों यमिनी के माता पिता के घर गए। चौधरी राघव और उनकी पत्नी यमिनी को जिंदा देखकर हैरान और खुश हो गए। उन्हें लगा था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। यमिनी ने रोते हुए अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह विक्रम ने उसका अपहरण किया और वह किस तरह गोपाल की मदद से वापस आई। उसने उन्हें यह भी बताया कि अब वह गोपाल की पत्नी है और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है।
चौधरी राघव एक ईमानदार और उसूल पसंद शख्स थे। उन्हें विक्रम की बेशर्मी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने गोपाल की बहादुरी और यमिनी से उसकी मोहब्बत देखी तो उन्होंने दोनों के विवाह को स्वीकार कर लिया और पूरे गांव में इसकी खबर फैला दी। गांव वाले भी यमिनी की वापसी पर खुश थे और गोपाल को एक बहादुर शख्स समझने लगे, जिसने विक्रम जैसे जालिम का अंत किया था। नए किरदारों का आगमन। वीर सिंह और कणिका यमिनी और गोपाल ने गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम का एक छोटा भाई वीर सिंह था जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने भाई की मौत की खबर सुनी तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने पिता से संपर्क करके उनसे बात की, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। उस औरत और उस शख्स ने मिलकर मेरे भाई को मारा है, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा ये सब कुदरत का बदला है, हम विक्रम के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उसने अपना अंजाम खुद लिखा था। तुम उस औरत और उसके पति को छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मगर वीर सिंह ने अपने पिता की एक न सुनी और तुरंत विदेश से वापस आ गया। इसी दौरान गोपाल के माता पिता ने उनके लिए एक नौकरानी रख दी जिसका नाम कणिका था। कणिका एक खूबसूरत और तेज तर्रार औरत थी। वह दिन भर घर का काम करती थी, मगर उसकी आंखें हमेशा यमिनी पर रहती थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। यमिनी को भी यह महसूस होता था कि कणिका की नजर में कोई अजीब सी चीज है, जैसे वह उसकी दोस्त नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। एक दिन वीर सिंह हवेली में दाखिल हुआ और राधिका के पास गया। राधिका, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे देखकर रो पड़ी। वीर सिंह, मुझे बचा लो, यह सब उस यमिनी की वजह से हुआ है, उसने ही मेरे पति को मारा है। वीर सिंह ने राधिका को यकीन दिलाया कि वह इसका बदला लेगा। उसने राधिका को एक शानदार सोना दिया और कहा, मैं इस यमिनी से अपने भाई की मौत का बदला लूंगा और इसका बदला बहुत दर्दनाक होगा। उसी रात वीर सिंह ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकरों को गांव भेजा, जिन्होंने यमिनी के पिता चौधरी राघव का अपहरण कर लिया। जब यमिनी को यह खबर मिली तो उसने तुरंत गोपाल को बताया। गोपाल ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, मगर यमिनी ने उसे रोक लिया। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, विक्रम के पिता इतने ताकतवर हैं कि वे पुलिस को भी खरीद लेंगे। उसने गोपाल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने कणिका को इस योजना में शामिल करने की कोशिश की। कणिका, तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे पिता की जान खतरे में है। कणिका ने पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर अचानक वह मुस्कुराई और बोली, बेटी मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। यमिनी ने उसकी शर्त को स्वीकार किया। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानूंगी। कणिका ने कहा, ठीक है बेटी, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अब से आपको मेरे हाथ के नीचे रहना होगा। यमिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी शर्त मान ली। यमिनी और गोपाल कणिका की मदद से अपने पिता को तलाश करने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें पता चला कि चौधरी राघव को किसी सुनसान जगह पर रखा गया है, जहां वीर सिंह के लोग उन्हें मारने की तैयारी कर रहे थे। वे जल्द से जल्द वहां पहुंचे और अपने पिता को आजाद करा लिया। लेकिन वीर सिंह की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक और साजिश की, जिसमें उसने कणिका को शामिल कर लिया था। कणिका असल में वीर सिंह की एक जासूस थी। उसने यमिनी को उसकी सारी चालें बताई थीं, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह खुद उसके साथ है। यमिनी ने कणिका पर बहुत भरोसा कर लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह उसकी मोहब्बत की बातों पर यकीन करने लगी थी और उसकी हर बात मानती थी। एक दिन कणिका ने यमिनी को एक गिलास में जहर मिलाकर दिया। बेटी, यह दवाई है, यह आपकी थकान को दूर कर देगी। यमिनी ने बिना सोचे समझे वह गिलास पी लिया और जमीन पर गिर गई। जब यमिनी होश में आई तो वह एक छोटे से कमरे में कैद थी। उसके सामने वीर सिंह खड़ा था। यमिनी, तुम अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकती हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। यमिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वीर सिंह ने उसे सारी हकीकत बता दी कि किस तरह उसने कणिका का इस्तेमाल किया था और किस तरह वह उसे फंसाने में कामयाब हुआ। यमिनी अपनी बेवकूफ़ी पर रोई। वह फिर से एक कैदी बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने खुद को यह यकीन दिलाया कि वह इस बार भी इस जंग से बाहर निकल आएगी। उसने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। मेरा दिल कभी भी तुम पर जीत नहीं पा सकेगा। वीर सिंह ने गुस्से में आकर उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। तुम्हारा घमंड तुमको ले डूबेगा यमिनी। गोपाल, जो यमिनी के गायब होने पर परेशान था, उसने गांव में यह खबर फैलाई कि यमिनी का अपहरण कर लिया गया है।
गांव के लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। गोपाल ने उनको यकीन दिलाया कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। उसने कणिका की चाल को भी भांप लिया था और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने यमिनी की तरह कणिका पर भरोसा नहीं किया था। गोपाल ने गांव के लोगों के साथ मिलकर वीर सिंह को घेरा। वीर सिंह ने महसूस किया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। उसने यमिनी को आजाद करने की कोशिश की। मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, यमिनी ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। वीर सिंह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या शर्त है? तुम्हें गोपाल के साथ एक दिन का मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, अगर हार गए तो मुझे गोपाल को दे दोगे। वीर सिंह को यह एक आसान शर्त लगी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। गोपाल और वीर सिंह के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें गोपाल ने वीर सिंह को हरा दिया। वीर सिंह को यह स्वीकार करना पड़ा कि यमिनी गोपाल के साथ खुश रहेगी और उसने अपनी हार मान ली। यमिनी की जिंदगी की एक और जंग खत्म हो चुकी थी। यमिनी और गोपाल ने एक नया घर बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। यमिनी ने अपने गांव में औरतों को शिक्षा देना शुरू किया और उन्हें यह सिखाया कि वे किसी से भी कम नहीं हैं। उसने औरतों को अपनी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी और उन्हें यह सिखाया कि वे अपने हक के लिए खड़ी हों। यमिनी अब सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि वह अपने गांव की रानी बन चुकी थी। उसका नाम अब यमिनी देवी के नाम से जाना जाता था। वह अपनी बहादुरी, हिम्मत और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसने गोपाल के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें प्यार, सम्मान और वफा थी। उसने अपनी अतीत को भूलने की कोशिश की और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी जिंदगी से यह सबक सीखा कि जब हिम्मत, वफादारी और आत्मविश्वास हो तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। यमिनी की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहा, जैसा कि एक बहादुर औरत की कहानी जो अपनी किस्मत की मालिक खुद बनी थी।